नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री बनने पर आरसीपी सिंह को सीएम नीतीश कुमार ने नहीं दी बधाई, बन रही सियासी बवाल की सूरत। सुशील मोदी के बाद तेज प्रताप यादव के निशाने पर अब सीएम नीतीश कुमार, कहा जदयू एक जाति की पार्टी बनकर रहेगी। पटना के होटल में नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस जांच हो गई। अब खबर विस्तार से। बिहार की सियासत में एक बार फिर से नए बवाल की सूरत बनती दिख रही है। इस बार भाजपा, राजद या फिर कांग्रेस नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की चर्चा है। बिहार के सियासी गलियारे में इस बात को लेकर कोहराम है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के कैबिनेट मंत्री बनने पर सीएम नीतीश कुमार की ओर से ना तो बधाई संदेश आया और ना ही उन्होंने मीडिया में कोई रिएक्शन दिया है। आपको बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह मोदी कैबिनेट में इस्पात मंत्री बने हैं। गुरुवार को उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया। लगातार उन्हें ट्विटर और अन्य माध्यम से बधाई भी मिल रही है, लेकिन जदयू में नंबर 2 के नेता माने जाने वाले आरसीपी सिंह को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अभी तक कोई बधाई संदेश न मिलने से सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। भाई वीरेंद्र जी, पिछली बार नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, 1 सीट मिल रहा था, और इस बार खुशी खुशी इजहार कर रहे हैं और यहाँ तक कि बधाई भी नहीं दे रहे हैं जिनको मंत्री पद मिला है। क्या चल रहा है नीतीश कुमार को? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि नीतीश कुमार जी, पहले हमारा जब दल था और हमारे चलते उनका 71 सीट आ गया था तो गदगद थे, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के प्रभाव से 71 सीट लाए थे जदयू, तो इसलिए आंख तरेरते थे एनडीए माने बीजेपी को। और इस बार उनकी हैसियत घट गई है और 43 सीट ही आया। इस बार हम लोग छोड़ दिया, हम लोग को छोड़कर वो जाकर पिछले दरवाजा से मुख्यमंत्री बन गए। तो देहात में कहावत है कि फेंका हुआ थूक को चाटना। पहले ही बीजेपी ने 1 सीट देने का काम मैंने वादा किया था और 1 सीट दे रहा था, तो ये कह रहे थे कि नाकर नुकर कर रहे थे, और आज जबरदस्ती उन्होंने कहा कि नहीं, 1 सीटवा दे दीजिए हमको। तो फेंका हुआ थूक ये जदयू वाले चाटने का काम किए हैं और बिहार का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। ये लोग अपना कल्याण में लगा हुआ है और अपना पैसा जो है मॉरिशस और सिंगापुर में लगाने का काम किया है। बिहार को कोई मिलने वाला नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिला, जबकि डबल इंजन की सरकार है। और हमारे तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मांग किया था, यही गांधी मैदान में, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उन दिनों मंत्री कौन थे? बिहार के कई मंत्री थे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री आज के कल केंद्रीय मंत्री थे। इन लोगों ने ठंडा अवस्था में उसको डलवाने का काम किया, और आज दिखाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए, केवल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये केवल बयान होता है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने भी उस दिन कहा था कि हमारा दल आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस बिहार के विकास को चाहता है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं। बधाई क्यों नहीं? केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेषाधिकार में आता है। उन्होंने आज कैबिनेट का एक्सपेंशन किया है। इस नई कैबिनेट में युवाओं को, महिलाओं को, प्रोफेशनल्स और ब्यूरोक्रेट रहे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। यह बेहद स्वागत योग्य कदम है। इस केंद्रीय कैबिनेट में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी सिंह जी भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। हम अपनी ओर से और पूरे बिहार के लोगों की ओर से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। उनका एक लंबा सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन का अनुभव रहा है, जिसका निश्चित रूप से पूरे देश को लाभ मिलेगा, खासकर बिहार को भी लाभ मिलेगा। लेकिन विपक्ष के लोग इस पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। तो भैया, आप लोग तो ना 3 में है ना 13 में। बिहार के विकास, देश के विकास से अगर आपको मतलब होता तो आप लोग नकारात्मक राजनीति इस तरह से नहीं करते है। बिहार की जनता, देश की जनता आपके असली चेहरे को पहचानती है। कहा तो आप लोगों को भी इस कैबिनेट एक्सपेंशन का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन आप लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जदयू से सिर्फ एक आरसीपी सिंह को मंत्री बनाए जाने पर आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि जदयू बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गई। 2019 में भी एक मंत्री मिल रहा था, पर बराबरी की बात कर रहे थे, पर आज मजबूर है। तो वहीं राजद नेता तेज प्रताप के निशाने पर जदयू है। तेज प्रताप ने तंज कसते हुए कहा है कि आरसीपी सिंह का मोदी कैबिनेट में जाना यह तय करता है कि जदयू एक
विशेष जाति की पार्टी है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार भी इसी जाति से आते हैं। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा बाढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 19 को टीकाकरण मुक्त वार्ड घोषित करने तथा हितधारक के साथ समीक्षा बैठक को लेकर के बाढ़ नगर परिषद पहुंचे। बाढ़ पहुंचने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने टीकाकरण मुक्त वार्ड घोषित किए जाने पर वार्ड नंबर 19 का दौरा किया। वार्ड के मछट्टा और वैष्णो धाम मंदिर के पास आम नागरिक खासकर वृद्ध माता के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी महोदय ने नगर परिषद परिसर में आयोजित हितधारक के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लिए। सेकेंड डोज और वैक्सीन की कमी नहीं होगी, हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ठीक है सर, एक निवेदन था। ये नगर परिषद बाढ़ क्षेत्र में हम लोग जो है आए हैं और यहाँ टीकाकरण अभियान की समीक्षा किए हैं, कोरोना टीकाकरण की। और हम लोगों ने देखा है कि वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 7 ये पूरी तरह से टीकाकृत हो चुका है। और वार्ड में घूम करके भी हम लोगों ने देखा है, लोगों से बातचीत किया है और अधिकांश लोगों ने टीका ले लिया है। कुछ लोग, गिने चुने लोग बचे हैं जिनका कारण है या तो वो पॉजिटिव हो गए थे या यहाँ नहीं रहते हैं। इस प्रकार 2 वार्डों को आज टीकाकृत घोषित किया गया है। वार्ड नंबर 17 में भी मुश्किल से 140 लोग बचे हैं जिनका आज टीकाकरण चल रहा है। आज और कल 2 दिन में हो जाएगा। और बाकी पूरे नगर परिषद क्षेत्र में कुल 27 वार्ड हैं बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र में। और उसमें सभी वार्ड पार्षद लोगों के साथ हम लोगों ने मीटिंग किया है। उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह के अंदर हम लोग इसको टीकाकृत कर देंगे। अगर हमको 14 टीम मिल जाए और टीका मिल जाए, हम लोग 14 टीम उपलब्ध करा रहे हैं। और सभी वार्डों में सर्वेक्षण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जो बचे हुए लोग हैं उनको हम लोग 1 सप्ताह के अंदर टीकाकृत कर देंगे। और उद्देश्य हम लोगों का लक्ष्य है कि 15 जुलाई तक हम लोग बाढ़ नगर परिषद को पूरी तरह से टीकाकृत घोषित कर दें। और कारण ये है कि हम लोगों ने देखा था कि पटना नगर निगम क्षेत्र के बाद सर्वाधिक प्रभावित में बाढ़ हमारा नगर परिषद क्षेत्र भी था। यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए थे और डेथ भी हुई थी, हम लोगों ने देखा था। हम लोगों का प्रयास है और सक्रिय केस बहुत ज़्यादा रहे थे, बहुत दिन तक रहे थे। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि पटना नगर निगम के साथ साथ हमारा बाढ़ जो नगर परिषद क्षेत्र है इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी टीकाकृत घोषित कर दें, ताकि अगर कोई तीसरी लहर आती है तो उसमें कम से कम जान माल की क्षति हो और आम लोगों को भी कम से कम परेशानी हो। हम लोगों ने देखा था कि जो लोग टीका लिए थे दूसरी लहर के दौरान, उनमें बहुत कम लोग संक्रमित हुए कोरोना से। और जो संक्रमित हुए भी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑक्सीजन सपोर्ट की या हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सामान्य सर्दी बुखार जैसे होता है उस प्रकार से होकर के घर पर ही ठीक हो गया था। वही बातें हम लोगों ने सबको समझाया है, सबको समझा रहे हैं कि टीका लेने के बाद कोरोना सामान्य सर्दी बुखार जैसा हो जाता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टीका जरूर ले लें, अगर कोई अगली लहर आती है उससे बचाव का एकमात्र उपाय टीका ही। पटना में भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कोरोना काल में जितने भी छोला छाप डॉक्टर थे जिनके ऊपर समाज के लोगों को भरोसा नहीं था, वही छोला छाप डॉक्टर ने कोरोना काल में कई लोगों की जिंदगी बचाने में कामयाब रहे। जो गांव के जो डॉक्टर हैं उन्होंने लाज बचाई और बहुत से लोगों की उन्होंने ज़िंदगी भी बचाई, सरकार की भी लाज बचाई। बहुत से लोग जो हॉस्पिटल नहीं गए, आपने हॉस्पिटल की स्थिति देखा हुआ कि जितने लोग गए वो घर नहीं वापस आए। तो गाँव में सर एक जो गाँव के जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने बहुत इज्जत बचाई, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, तो मेरा आंखों देखा चीज है कि जितने भी आदमी हॉस्पिटल गए वो हॉस्पिटल से नहीं के बराबर लौट के आए, के दुखते की मैं कहूँगा। तो अब तो ये तो सोचने का विषय बन गया है पूरे देश के अंदर, आम नागरिकों में इसकी चर्चा हो गई है कि आखिर अस्पताल से लोगों को भय क्यों लगने लगा। आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ही जनता को मारने के लिए एक ऐसा कोई कदम उठाया हुआ है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों के पास जो व्यक्ति गया है वो बच गया, लेकिन जो हॉस्पिटल में गया, जिनको डिग्री की मान्यता मिली हुई है, उन्होंने कौन सा सुई दिया पता नहीं, मैं जानता, लेकिन अक्सर आदमियों की मृत्यु हो गई। लेकिन वहीं पे गांव में, जिसे हम झोला छाप, कोई तजुर्बे का डॉक्टर नहीं कहते हैं, हकीकत बात है उनके पास डिग्री नहीं है, सरकार की मान्यता नहीं है, लेकिन वो कहीं कंपाउंडरी का ही काम सीख के उन्होंने लाखों करोड़ों आदमियों की जिंदगी बचाने का काम किया। तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि इनको सरकार को
सम्मान करना चाहिए। झोला छाप डॉक्टरों की धन्यवाद सरकार को करनी चाहिए। सरकार की लाज भी बचाई, लाज भी बचाई, नाक भी बचाई, सब चीज बचाई, आम नागरिक की जिंदगी बचाई। तो इससे बड़ा और कोई उपकार हो नहीं सकता है किसी की जान बचाना। सरकार ने तो लोगों की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बिहार के राजधानी पटना के एक होटल में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित नाबालिग लड़की के दोस्त पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि धोखे से गर्लफ्रेंड को होटल में बुलाकर उसके दो दोस्तों ने उसके साथ गैंगरेप किया। घटना पाटलिपुत्र थाना के इंद्रपुरी रोड नंबर स्थित होटल ग्रीनलैंड में हुई है। घटना के बाद नाबालिग पीड़ित ने ही पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी और पूरी आपबीती सुनाई है। पाटलिपुत्र थाना की पुलिस होटल पहुंची और 2 युवकों को गिरफ्तार करने के साथ पीड़िता को थाना लेकर आ गई है। पीड़िता के बयान पर रंजान और परवेज नाम के 2 युवक के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। छह जुलाई के शाम की घटना है ये। एक पीड़ित लड़की थाने पे आई और उसने बताया कि ऐसा ऐसा उसके साथ हो रखा है। तो तत्काल पुलिस ने जिन अभियुक्तों का नाम लिया गया था उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने लगातार छापेमारी की और दोनों लोग ही देर रात तक गिरफ्तार हो गए थे, जिनको फिर आगे कोर्ट में फॉरवर्ड किया गया है। होटल करने क्या किस तरह का घोषणा? इन्होंने ओयो के थ्रू एक रूम बुक कराया था। आजकल ऑप्शंस रहता है कि लोग कपल्स भी ओयो के थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना रूम बुक करा लेते हैं। एक होटल है पाटलिपुत्रा थाना एरिया में, इन्होंने एक रूम बुक कराया था तो उनसे ही पूछताछ हो रही है। अब एक 164 का बयान हम लोग कराएंगे कोर्ट में और उस बयान में वो क्या बोलती हैं और बयान भी बिकॉज इसमें पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही किया जाता है और कोर्ट में जो बयान आता है उस बयान के बाद ही हम लोग निर्णय ले पाएंगे क्या था। तो मेडिकल जांच भी कराएंगे। बच्ची नाबालिग? हाँ नाबालिग है, 18 साल से कम उम्र उनका। सर बैकग्राउंड क्या है? दोनों आरोपी जो पकड़े गए हैं किस प्रकार से पूरा बहला फुसला के भेजा गया, क्या हम लोग CCTV फुटेज की जाँच भी कर रहे हैं तो उसमें कुछ फुटेज आया भी है, उसको और जाँच करेंगे कैसे ले गए थे और क्या क्या घटनाक्रम हुआ है। कॉल रिकॉर्ड्स भी हम लोग खंगाल रहे हैं, जो भी साक्ष्य आएगा जो भी एविडेंस आएगा उसको हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। दोनों जो पकड़े गए दोस्त हैं? संभवतः दोनों एक दूसरे को जानते थे। जेल भेज जाएगा? आज फॉरवर्ड हो जाएंगे। पॉक्सो एक्ट लगा फाइनल। खबर सासाराम से है। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के करण सराय मोहल्ले से एक महिला अपने 3 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के संग फरार हो गई है तो वही अपने एक बेटे को साथ ले गई। महिला के पति संजय कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी का फेसबुक पर किसी युवक से प्रेम संबंध हो गया था जिसे लेकर हमेशा विवाद होता था। कई बार दंपति के बीच इस बात को लेकर झगड़ा भी हो चुका है। घटना हुआ कि पहले हम करीब 3-4 महीना पहले की बात है कि वो फेसबुक पर कहीं बात कर रही थी। हमको मालूम चला कि कोई फेसबुक वाला लड़का से ये मोहब्बत करती है या क्या करती है, चैटिंग करती है और हमने नंबर को तलाशा तो उस दिन हमने नंबर को उसको निकाला। फिर उस नंबर से हमने बात किया अपने दूसरा मोबाइल से तो उस मोबाइल से उससे गाली गलौज खूब हुआ और अपना पता आनी कानी करने लगा देने में और ऊपर से गाली गलौज भी किया और उसके बाद मैंने उसका नंबर सेव कर दिया। फिर हम लोग का इसको हमने दबाव बनाया काहे इसे करती है, क्यों फाजुल काम करती है, अपना घर में बच्चों में ध्यान लगा तो इधर उधर बैठते चलती थी, कोई बात सुनती नहीं थी बढ़िया से मेरा और लापरवाही ज़्यादा बरतती थी। ब्यूटी पार्लर में रहने के लिए बहुत जिद किया तो मैंने ब्यूटी पार्लर में किसी भी तरीक़ा से अपने ही से वो मेरी बड़ी लड़की को लेकर 2-3 ब्यूटी पार्लर में गई, बातचीत करने लगी कि हमको सीखना है ब्यूटी पार्लर। तो एक ब्यूटी पार्लर है जो न्यू प्लाजा, तो उसमें जाकर अपना बात की कि 4,000-5,000 हज़ार रुपया भी दे दी। उसके बाद रोज़ रेगुलर आना जाना था उसका। और
एक घर मोबाइल उसी दिन से लेना बंद कर दी थी जिस दिन से हमने उसको डांटा था, बोला था। उस दिन से मोबाइल लेना बंद कर दी। वीवो मोबाइल मेरा 2 सिम था, दोनों सिम एक मोबाइल में कर दिया। मैंने मोबाइल लिया था बच्चों को पढ़ने के लिए ऑनलाइन, और वो ऑनलाइन से बात करती थी। जब मैंने दबाव बनाया